आज हम एक बहुत ही गहरे और रोचक विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे रिश्तों की, आत्माओं की, कर्मों की और सबसे बढ़कर अपने आप को पहचानने की कला की। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हिला देगी, जो आपकी सोच को चुनौती देगी और जो आपको जीवन के उस मूल सत्य से रूबरू कराएगी जिसे शायद हम अनदेखा कर देते हैं। यह स्पीच ओशो और गरुड़ पुराण के उस रहस्य पर आधारित है जो यह सवाल उठाता है, क्यों दो आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह किसी अधूरे रिश्ते, किसी कर्ज या किसी पुरानी दुश्मनी का हिस्सा है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांक कर। हम समझेंगे कि कैसे हर रिश्ता, चाहे वो प्रेम का हो या संघर्ष का, हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। और सबसे बड़ी बात, हम यह समझेंगे कि अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, तो पहला कदम है अपने आप को बदलना। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। भाग एक, रिश्तों का आध्यात्मिक रहस्य, गरुड़ पुराण और ओशो की दृष्टि। अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वह संयोग से होता है। हमारी मुलाकातें, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, सब कुछ एक इत्तेफाक की तरह लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? गरुड़ पुराण, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक अलग ही कहानी कहता है। यह बताता है कि दो आत्माओं का एक साथ जन्म लेना, चाहे वे जुड़वा हों या फिर जीवन में किसी और रूप में मिले, यह उनके अतीत के कर्मों का प्रतिफल होता है। यानी हर मुलाकात, हर रिश्ते की एक कीमत होती है। एक वजह है कर्ज का बंधन। हो सकता है कि पिछले जन्म में दो आत्माओं के बीच कोई लेन देन अधूरा रह गया हो, एक ने दूसरे का एहसान नहीं उतारा हो, या फिर एक ने दूसरे को दुख पहुंचाया हो। उस अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए ही वे आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं। दुश्मनी या प्रतिद्वंद्विता, यह भी हो सकता है कि दो आत्माएं पिछले जन्मों में एक दूसरे की दुश्मन रही हों, या फिर उनके बीच कोई बड़ा विवाद रहा हो। उस प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने या फिर उससे सबक लेने के लिए ही वे फिर से एक साथ आती हैं। प्रेम और करुणा का बंधन, और सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि दो आत्माएं गहरे प्रेम के कारण भी एक साथ जन्म ले सकती हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में उनका प्रेम अधूरा रह गया हो, या फिर उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया हो। उस प्रेम को और गहरा करने या उस अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए वे फिर से मिलते हैं। ओशो ने इसे और भी गहराई से समझाया है। उनके अनुसार जीवन एक स्कूल की तरह है। हम यहाँ कुछ सीखने आते हैं, और हर रिश्ता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। जब तक हम वह सबक नहीं सीख लेते, तब तक वह रिश्ता हमारे जीवन में बना रहता है। जैसे ही हम सीख जाते हैं, वह रिश्ता या तो बदल जाता है या फिर खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे सीखें, कैसे समझें कि यह रिश्ता हमें क्या बताना चाह रहा है। इसका जवाब है आत्म जागरूकता। जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो हमें हर रिश्ते का सही अर्थ समझ में आने लगता है। भाग दो, ओशो के विचार, सफलता, खुशी और आत्मस्वीकार का मूल मंत्र। ओशो केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक जीवन दार्शनिक थे, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को बेहद सरलता से समझाया। उनके विचारों में वह शक्ति है जो किसी का भी जीवन बदल सकती है। उनकी 10 अनमोल बातों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जीवन में बड़ी सफलता और खुशी पा सकते हैं। एक, खुद को स्वीकार करो। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। हम अपनी तुलना दूसरों से करते करते थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों जैसे बन गए तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन ओशो कहते हैं, जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। स्वीकार करो खुद को, अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को। दूसरा बनने का प्रयास छोड़ो और खुद बनने की कोशिश करो। दो, भय नहीं, प्रेम रास्ता दिखाए। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुम्हें ले जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए। उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए। हम जीवन में अक्सर डर के कारण फैसले लेते हैं। डर नौकरी छोड़ने का, डर किसी से प्यार करने का, डर असफल होने का। लेकिन ओशो कहते हैं, डर को मत चुनो। चुनो उस रास्ते को जहां तुम्हारा दिल कहता है, जहां प्रेम है, जहां खुशी है। वही रास्ता तुम्हें सच्ची सफलता तक पहुंचाएगा। तीन, सफलता का असली अर्थ। असफल के लिए जब कोई स्थान नहीं है, असफल के प्रति कोई जगह नहीं है, और केवल सफलता की धुन और ज्वर हम पैदा करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि सारी दुनिया में जो सफल होना चाहता है, वह जो बन सकता है, करता है। ओशो, हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन असफलता के डर से हम कदम भी नहीं उठाते। ओशो के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें सिखाया है कि असफलता कोई गलत चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। असफलता सीखने का एक हिस्सा है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो असफलता से डरना बंद करो। उस रास्ते पर चलो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
4. शांति और सफलता। हर समय प्रतिक्रिया देने से बचें। अपने अंदर की शांति और आत्मविश्वास से जीवन बदलें। इससे आप मानसिक संतुलन और सफलता पा सकते हैं। आज के व्यस्त जीवन में हम हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, जब तुम शांत रहोगे तुम्हारे पास ऊर्जा बचेगी, तुम अपने अंदर झांक पाओगे। एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। सफलता केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति भी है। 5. एकाग्रता, फोकस की शक्ति। दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे। हमें सुख पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज हमें मिलने लगती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। यह एक बहुत ही गहरी बात है। हम जहां भी अपना ध्यान लगाते हैं वहीं हमारी दुनिया बन जाती है। अगर हम अपने दुखों पर ध्यान लगाते रहेंगे तो हम और अधिक दुखी होंगे। अगर हम अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी सफलता पर, अपने सुख पर ध्यान लगाएंगे तो हमें वही हासिल होगा। आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अविभाजित ध्यान। 6. जीवन और गंभीरता। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। ओशो। गंभीरता एक बीमारी है। आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। तो हम जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। हर छोटी छोटी बात पर हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन एक ड्रामा है, एक कॉमेडी है। इसे गंभीरता से लेने का मतलब है इसकी असलियत भूल जाना। थोड़ा सहज बनो, थोड़ा चंचल बनो। इस खेल का आनंद लो। एक गंभीर व्यक्ति तो पत्थर जैसा होता है जो कभी खिल नहीं पाता। 7. बच्चों की तरह बनो। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। ओशो ओशो कहते हैं कि हम बच्चों की तरह बने। बच्चों में क्या खास है? उनमें जिज्ञासा है, उनमें निर्मलता है, उनमें पूर्वाग्रह नहीं है। वे हर चीज को नए सिरे से देखते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने ज्ञान के बोझ तले दब जाते हैं। हमें वही दिखता है जो हम जानते हैं। इसलिए थोड़ा बच्चा बनो, खाली हो जाओ, तभी तुम सच्चा ज्ञान हासिल कर पाओगे। 8. आत्म विकास का मार्ग। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं। ओशो यह वाक्य बहुत चौंका देने वाला है। ओशो का कहना है कि बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान, उपदेश ये सब तब तक बेकार हैं जब तक हम अपने अंदर के अज्ञान को नहीं देखते। असली शिक्षा तो आत्मचिंतन से शुरू होती है। अपने अंदर देखो, अपनी गलतियों को पहचानो, उस अंधेरे को देखो जहां से बदलाव शुरू होता है। 9. प्रेम की अनंतता। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम एक सीमित चीज है, जैसे कि अगर हम एक से प्रेम करेंगे तो दूसरे के लिए प्रेम कम हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम एक ऐसा दीपक है जिससे हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी लौ कभी कम नहीं होती। प्रेम असीमित है। प्रेम करो, बांटो, इसे बढ़ने दो। यह वह दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। 10. प्रयोग के रूप में जीवन। सबसे बड़ी मूर्खता है अपने अनुभवों को दूसरों के अनुभवों पर आधारित करना। ओशो जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखते हैं। हम इसे उधार के ज्ञान के सहारे नहीं जी सकते। हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव है। तुम वही अनुभव करोगे जो तुम खुद जियोगे। किसी और ने जो कहा उसे सत्य मत मान लो। अपनी ही आंखों से देखो, अपनी ही भावनाओं से महसूस करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी प्रयोगशाला है। भाग 3. प्रेरक कहानियां। जब सपने देखने वालों ने दुनिया बदल दी, अब कुछ प्रेरक कहानियां सुनते हैं उन लोगों की जिन्होंने ओशो के इन विचारों को बिना जाने ही अपने जीवन में उतारा। उन्होंने डर को नहीं, प्रेम को चुना। उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया और अपनी शर्तों पर सफलता हासिल की। दादा साहेब भगत की प्रेरणादायक कहानी। चपरासी से सीईओ तक का सफर, छोटे से गांव से निकलकर आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस में नौकरी पाना और फिर अपनी खुद की $multi-million की कंपनी स्थापित करना। यह सुनने में जितना सरल लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन दादा साहेब भगत ने यह कर दिखाया। एक वक्त था जब उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि वह पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते थे। गरीबी ने उनके सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने आईटीआई से डिप्लोमा किया और फिर पुणे में एक नौकरी करने लगे। लेकिन जल्द ही उन्होंने इन्फोसिस में चपरासी, ऑफिस बॉय की नौकरी कर ली, जहां उनकी तनख्वाह महज ₹9,000 महीना थी। उनका काम था सफाई करना, सामान सप्लाई करना और मेहमानों के कमरे की देखभाल करना। अब आप सोचिए, एक चपरासी से सीईओ बनने का सपना देखना कितना मुश्किल है। लेकिन दादा साहेब भगत ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां काम करते हुए खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। उन्होंने नए कौशल सीखे, नेटवर्किंग की और अपनी कंपनी डिजाइन टेम्पलेट की नींव रखी। आज उनकी कंपनी की बाजार में वैसी ही पहचान है जैसी ग्लोबल डिजाइनिंग कंपनी कैनवा की है। दादा साहेब भगत की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपकी सोच बड़ी है
और आपने मेहनत करने का फैसला किया है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही सत्य है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईशा भारती की प्रेरणादायक कहानी। मधुमक्खी पालन से बदली तकदीर। बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली ईशा भारती की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। वह एक समय बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने हालात से समझौता नहीं किया। उन्होंने 2014 में जीविका से जुड़कर कुछ नया करने का फैसला किया। 2 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, विभिन्न योजनाओं को समझा और मौके की तलाश में रही। 2020 में जीविका के माध्यम से उन्हें मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण मिला। उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया और सिर्फ 10 बक्सों के साथ अपनी शुरुआत की। आज उनके पास 20 से अधिक बक्से हैं और वह लाखों रुपए सालाना कमा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ईशा भारतीय शहद को थोक में बेचने के बजाय खुद पैकेजिंग कर खुदरा बिक्री करती हैं, जिससे उन्हें और भी अधिक मुनाफा होता है। आज वह केवल अपने लिए ही नहीं कमाती, बल्कि आसपास की सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दे रही हैं। ईशा भारतीय ने साबित किया कि आत्मविश्वास और धैर्य से आप बेरोजगारी के अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। वह उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सोचती हैं कि वे कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी बिश्नोई की प्रेरणादायक कहानी। छोटे अखाड़े से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक। राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली अश्विनी बिश्नोई की कहानी बताती है कि सपने देखने के लिए बड़े मैदान या अत्याधुनिक संसाधनों की जरूरत नहीं होती। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और उनके अखाड़े में पहलवानों के प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा मेट था। सीमित संसाधनों और कठोर परिस्थितियों में भी अश्विनी ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा। वह घंटों उसी छोटे से मेट पर प्रैक्टिस करती थी, अपनी बारी का इंतजार करती थी और उसकी इसी मेहनत और जुनून ने उसे एथेंस, ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया। अश्विनी बिश्नोई ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ कर दिखाने की ललक और किसी लक्ष्य को पाने का जुनून हो, तो कम सुविधाएं और छोटे अखाड़े भी आपको दुनिया का सबसे बड़ा तमगा दिला सकते हैं। वह हर उस युवा के लिए मिसाल हैं जो यह कहकर हाथ खड़े कर देता है कि पास में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है या हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। निष्कर्ष, कहानी अधूरी है। अब आपकी बारी है प्रिय ओपन फॉर लर्न परिवार। आपने देखा, हमने बात की रिश्तों की आध्यात्मिकता से लेकर जीवन की व्यावहारिक सफलता तक की। ओशो ने हमें सिखाया कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। गरुड़ पुराण ने हमें बताया कि हर मिलना और बिछड़ना एक सीख है, एक अवसर है। प्रेरक कहानियों ने हमें बताया कि डर, संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां कभी भी सफलता के सामने बाधा नहीं हो सकती, जब तक कि हम उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। तो अब क्या करना है? अगर यह स्पीच आपको प्रेरित करती है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ओपन फॉर लर्न की और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम ओपन फॉर लर्न परिवार का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह और समर्थन ही हमारी ताकत है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और कर्म से ज्ञान पूर्ण होता है। ओपन फॉर लर्न परिवार की ओर से आप सबको एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर, जियो हर पल सीख कर, जियो हर पल बढ़कर। जय हिंद, नमस्कार।